हेलो फ्रेंड्स, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप प्रज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की इस करंट की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो इन दिनों न्यूज़ के अंदर हैं और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे पहले वो है क्वाड। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान की नौसेनाओं के बीच वार्षिक रूप से आयोजित किए जाने वाला एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। जो मालाबार एक्सरसाइज है, मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो ट्राइलेटरल है और भारत, अमेरिका और जापान की नेवी के बीच में कंडक्ट किया जाता है। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है, क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। मतलब क्वाड जो है वो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है। तो इसका ऑप्शंस है ए ऑप्शन केवल एक, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देती हूँ, केवल एक। ऑप्शन बी केवल दो, और ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है अभी हम ढूंढते हैं और फिर वापस हम आएंगे इस क्वेश्चन पर। तो चलिए हम देखते हैं क्वाड ड्रिल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो क्वाड ड्रिल है ये इन दिनों चर्चा में क्यों है हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो क्वाड ड्रिल है ये इन दिनों बहुत न्यूज़ में है और कहा जा रहा है कि इस क्वाड ड्रिल ने चाइना की नींद उड़ा रखी है। तो ये क्या है चीन के, अब ये जो क्वाड ड्रिल है इसकी ज़रूरत भी क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चीन के साथ भारत तथा अन्य देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, इन सब के क्या हैं, इन सब के जो तनाव है वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब चाइना के साथ इन सारे कंट्रीज़ के रिलेशनशिप इंक्लूडिंग इंडिया जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि इंडिया जो है वो अपनी सामुद्रिक रक्षा रणनीति जैसे कि क्वाड आदि है इनको नया विस्तृत स्वरूप दे। ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है स्ट्रैटेजिकली। ओके, तो ये एक पहला रीज़न है यहाँ पर। और उसके बाद अब हम ये देखेंगे ये जो क्वाड है ये है क्या। तो ये है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, अब ये किन किन के बीच में है। तो ये है भारत के, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ठीक है, और ये क्या है, अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। अनौपचारिक का मतलब ये इनफॉर्मल है और स्ट्रैटेजिक मंच है, ये स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है इन चार कंट्रीज़ के बीच में। अब इसे कब बनाया गया था, तो इसे बनाया गया था 2007 में। ठीक है, इसे 2007 के अंदर बनाया गया था और फिर उसके बाद 2070 तक ये एकदम इनएक्टिव फॉर्म में रहा। ठीक है, एकदम निष्क्रिय रहा। और जैसा मैंने आपको बताया मेंबर कंट्रीज़ है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, चार कंट्रीज़ हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल से यहाँ पे शॉर्ट में से बोला जाता है क्वाड। और वैसे इसको पूरा इसका क्या नेम है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और ये इनफॉर्मल है, अभी तक ये फॉर्मल इसको स्वरूप नहीं दिया गया है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है और एक स्ट्रैटेजिक प्लेटफॉर्म है ये इन कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, भारत और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, ठीक है, इंडियन ओशन का और प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है। अब हम देखते हैं कि इस क्वाड का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये तो हमें पता चली गया है कि ये चार कंट्रीज़ के बीच में है, बनाया हुआ एक अनौपचारिक मंच है, पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्यों बनाया गया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर तो इंडियन ओशन है और ये पूरा जो पैसिफिक रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके लिए ये सुनिश्चित करना कि ये खुला, मुक्त और समृद्ध रहे। ठीक है, तो ये इस क्वाड का ऑब्जेक्टिव है कि ओपन, फ्री,
प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन हो, इसको इंश्योर कर सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों साउथ चाइना सी की, दक्षिण चीन सागर की भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है, और उसमें जो चाइना ने अपना दावा कर रखा है उसके बारे में भी न्यूज़ चल रही है कि किस तरीके से एशियान देश जो है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोबेबली। तो जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने अपना इलीगल, एक गलत तरीके से उसको पूरा कंट्रोल कर रखा है, तो वैसी स्थिति यहाँ ना हो, ये इंश्योर करने के लिए स्क्वाड को बनाया गया है। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था इस टॉपिक के डिस्कशन के शुरुआत में, कि जो चाइना है उसके इन सभी देशों से, जो क्वाड के जो मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, अमेरिका है, जापान है, इन सभी से इसके जो रिलेशनशिप हैं वो बहुत ही टेंशन वाले हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में चाइना को काउंटर करने के लिए स्क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो क्वाड है इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किस तरीके से बनाया गया, हम वो समझते हैं। तो देखिए 2004 में, ईयर 2004 के अंदर सुनामी आई थी। ठीक है, तो उस सुनामी से ये माना जाता है, उस सुनामी से ये माना जाता है कि क्वाड की अवधारणा जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब जब ये सुनामी आई थी तो क्या हुआ था, भारत की जो सेना थी उसने अपने जहाज, विमान और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से जो हमारे आसपास छोटे देश हैं, श्रीलंका है, मालदीव है और इंडोनेशिया है, इन देशों को बहुत सहायता प्रदान करी। और उससे भारत ने क्या साबित करी, अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को शो किया इंडिया ने। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वाड की अवधारणा का जन्म हो रहा था। अब एक ड्रिल इंडिया हर साल करता है, एक नौसैनिक ड्रिल जिसको हम बोलते हैं मालाबार ड्रिल। तो इस सुनामी के आने के बाद ईयर 2007 के अंदर वो मालाबार ड्रिल जो है वो पहली बार ओकिनावा तट, ये ओकिनावा तट जो है ये जापान के अंदर है, तो वहाँ पर इस ड्रिल को पहली बार कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो ये मालाबार जो एक्सरसाइज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इसको 2007 में ओकिनावा का तट है जापान का, वहाँ कंडक्ट किया गया। और ये पहली बार हिंद महासागर के बाहर कंडक्ट की गई थी। उससे पहले तक ये हिंद महासागर के अंदर ही हो रही थी, और ये पहली बार हिंद महासागर से बाहर कंडक्ट की गई थी। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पर ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस अभ्यास में जो ओकिनावा तट पर जो अभ्यास किया गया था, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे। तो भारत तो है ही, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर, ये सारे कंट्रीज़, सभी देशों ने मिलकर के इस ड्रिल में पार्टिसिपेट किया था। और इस अभ्यास के बाद भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसे कहा गया क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव, चतुर्भुज पहल। तो यहाँ से क्वाड की शुरुआत हुई, और बैकग्राउंड में एक कारण इसका सुनामी भी था। तो ये ड्रिल जो है, जो इंडिया हर साल कंडक्ट करता है यूएसए के साथ मिलकर, अभी हम उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वो ड्रिल जो है वो इंडिया ने 2007 में हिंद महासागर से पहली बार ओकिनावा तट पर, जापान के ओकिनावा तट पर कंडक्ट की, और उसमें पार्टिसिपेट किया भारत, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर ने। और इस अभ्यास के बाद इन 4 देशों ने, जो कि आज क्वाड के मेंबर हैं, इन्होंने मिलकर के ये चतुर्भुज पहल की। ठीक है, जिसे हम क्वाड्रिलेटरल इनिशिएटिव कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और अब हम देखेंगे, अभी हमने इस क्वाड ड्रिल के अंदर डिस्कस किया था मालाबार, मैंने आपको बताया था मालाबार नौसैनिक अभ्यास के बारे में, तो वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मालाबार नौसैनिक अभ्यास भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के बीच होने वाला वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। किसके बीच में होता है, भारत, अमेरिका और जापान, इन 3 देशों के बीच में हर साल, एवरी ईयर, एनुअल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और त्रिपक्षीय है क्योंकि 3 देश हैं तो त्रिपक्षीय है ये, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है ये, जो हर साल कंडक्ट की जाती है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप इसके बारे में। मालाबार नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और किसके बीच में हुई थी, भारत और अमेरिका के बीच में। सिर्फ शुरुआत में इसमें 2 ही कंट्रीज थे, इंडिया और यूएसए। ठीक है, तो 2 ही कंट्रीज थे, इसलिए उस समय ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था। फिर वर्ष 2015 में इस अभ्यास में जापान
भी शामिल होने लगा और उसके बाद ये बन गया ट्राइलेटरल, फिर ये बन गया त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास, ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन गई है। ठीक है, अब फिर भारत सरकार, अब हाल ही के दिनों में भारत सरकार जो है वो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने पर विचार कर रही है। ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज़ मिलकर के चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको क्वाड के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस क्वाड की बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पर इन 4 देशों के लिए। ठीक है, अब इसकी चुनौतियां क्या है, इसके समक्ष चुनौतियां क्या है। ठीक है, तो इसके समक्ष ये चुनौती है कि चीन का जो क्षेत्रीय दावे हैं तथा इन देशों के साथ जो उसके विवाद हैं वो इसके लिए अपने आप में एक चुनौती है। चाइना जो है उसकी बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं और वो बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर अपने दावे करता है जिनके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। तो ये इन देशों के साथ चाइना के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ख़राब हैं। तो ये भी इसके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एक चुनौती है इस क्वाड के लिए। उसके अलावा जो एशियान देश हैं, जैसे कि एशियान देश जो आप सभी जानते होंगे, जो सिंगापुर, जो अपने हमारे साउथ ईस्ट एशिया वाले जो कंट्रीज़ है, सिंगापुर हो गया, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं एशियान देश, इनका चाइना की तरफ ज़्यादा इंक्लाइनेशन है। ये चाइना से ज़्यादा क्लोज्ड हैं क्योंकि जोग्राफिकली भी ये चाइना से ज़्यादा क्लोज्ड हैं और इनका जो ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा है चाइना से, और इन कंट्रीज़ की डिपेंडेंस चाइना पर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये भी स्क्वाड के लिए एक चुनौती है। उसके अलावा चीन की जो आर्थिक स्थिति है, चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाइना को इतनी आसानी से काउंटर नहीं किया जा सकता है। आप देख रहे हैं कि चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए के साथ, चाइना को इतना कोई खास उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा आप देखिए पूरी दुनिया जो है, पूरा जो विश्व है वो कोरोना संकट से जूझ रहा है, पर चाइना जो है वो लद्दाख के अंदर टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही ओपैक हैं और बहुत ही अग्रेसिव हैं, तो चाइना को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। उसके अलावा क्वाड देशों के बीच व्यापार जैसे अनेक मामलों को लेकर के कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी इसमें ये चुनौती है कि जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जो जापान है, इन चारों जो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो उतने भी अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने अपने मंगल मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन है ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, तो हाल ही में चाइना ने मई के मंथ में मंगल मिशन को लॉन्च किया है और उस मंगल मिशन का नाम है तियानविन 1। तो ये जो तियानविन 1 है इसको अभी रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है और ये जो मिशन है इसके लिए कहा जा रहा है कि 2021 में ये मार्स के ऊपर लैंड होगा, 2021 के अंदर ये मार्स पर लैंड होगा और ये 50,000 किलोमीटर्स की 50,000 किलोमीटर्स की यात्रा करके वहाँ पर पहुँचेगा। और कितने टाइम में पहुँचेगा, 7 मंथ्स के अंदर। और चाइना का ये दावा है कि इस मिशन से अंतरिक्ष में खोज की एक नए युग की शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड और इस मार्स मिशन का नाम है तियानविन 1 जो चाइना ने लॉन्च किया है। 2011 में भी चाइना ने मंगल मिशन लॉन्च किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करती हूँ। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावे को खारिज कर दिया है। बीजिंग से मतलब यहाँ पर है चाइना। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चाइना और ऑप्शन डी है अमेरिका।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बीजिंग साउथ चाइना सी के ऊपर अपना अधिकार बताता है उस दावे को खारिज किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिए गए हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति शासन के आरोपण का आधार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को माना गया है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हमें इन दोनों कथनों पर विचार करना है और पता करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, या दोनों सही है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और इस टॉपिक को समझते हैं और फिर आएंगे वापस इस क्वेश्चन पर और अपने आंसर को ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो स्टेट इमरजेंसी है, जो प्रेसिडेंट रूल जिसको कहते हैं, वो किस आर्टिकल के बेसिस पर स्टेट में लगाया जाता है। मतलब कि जो प्रेसिडेंट रूल है उससे संबंधित प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान है ये किए गए हैं अनुच्छेद 356 के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो हो गया है गलत। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे ऑप्शन को भी चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। अब पहले हम 356 को समझते हैं कि क्या कहता है आर्टिकल 356, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो 356 जो आर्टिकल है उसके आधार पर राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल किसी भी राज्य में लगाया जाता है, पर ये किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, आपको नाम से स्पष्ट है। आपातकाल किसी भी राज्य में सामान्य परिस्थिति में तो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो किन कारणों से किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है, तो उसके लिए एक कारण आर्टिकल 356 में जो मेंशन किया हुआ है वो है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अगर किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब ये संवैधानिक तंत्र जो है इसकी विफलता का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है यदि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, if the state government is not functioning in accordance with the provision of constitution, then it is considered as failure of constitutional machinery। ठीक है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता से मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। तो हम वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पर और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है क्या। तो राष्ट्रपति शासन के आरोपण का आधार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को माना गया है, तो ये करेक्ट हो गया है और हमारा आंसर हो गया है बी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये एक प्रोविज़न लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया है कि ये प्रोविज़न किस आर्टिकल के अंडर है, मतलब ये जो प्रोविज़न है किस आर्टिकल के अंडर आता है। और ये प्रोविज़न क्या कहता है कि यदि राज्य सरकार जो है वो केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती है, ठीक है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाएगा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 365। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 365। तो देखते हैं कैसे। तो अनुच्छेद 356 जो है वो कहता है कि अगर राज्य जो है वो केंद्र के दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उस राज्य में क्या लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके रेफरेंस में एक केस भी है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। 1992 में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो केंद्र में थी और उसने धार्मिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा रखा था, पर राजस्थान में थी बीजेपी की सरकार, भैरव सिंह जी शेखावत हमारे मुख्यमंत्री थे। तो तब
राजस्थान के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, ये कह के कि राजस्थान जो है वो केंद्र के निर्देशों का पालन राजस्थान की राज्य सरकार नहीं कर रही है, ठीक है। और इसके रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो केस भी हमें पता होना चाहिए, वो है SR बम्बई केस 1994। इसी से जुड़ा हुआ एक केस है जहाँ पर बताया गया था कि पंथ निरपेक्षता जो है उसको भी संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। यदि कोई राज्य सरकार उसका पालन नहीं करती है तो इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में संविधान के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ज़रूरत है, और केंद्र सरकार को ये सारे पावर्स कहाँ से मिलते हैं, तो केंद्र सरकार को ये सारे पावर्स मिलते हैं आर्टिकल 355 से। अब 355 क्या कहता है, तो 355 ये कहता है कि यह संघ सरकार का दायित्व है। अब संघ सरकार का क्या दायित्व है आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग, तो 3 दायित्व वहाँ दे रखे हैं कि ये संघ सरकार का दायित्व है कि राज्य सरकार को बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाए। और क्या दायित्व है, आंतरिक शांति बनी रहे राज्य में, ये सुनिश्चित करे कि राज्य में आंतरिक शांति बनी हुई है। और क्या दायित्व है, संविधान की पालना हो, राज्य में संविधान की पालना हो, ठीक है। और ये किससे इंश्योर करेगी, केंद्र सरकार आर्टिकल 365 से, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये 3 दायित्व हैं जो आर्टिकल 355 के अंडर दे रखे हैं, और ये केंद्र सरकार को ये पावर, ये शक्तियां देते हैं कि वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करे जब राज्य जो है वो संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है तब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन है, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा को साधारण बहुमत से अनुमोदन होने पर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। हम समझते हैं और फिर आते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट रूल की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, वो क्या है, इसे किस तरीके से किसी भी राज्य में लगाया जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है मंत्री परिषद की सलाह पर। देखिए, तो राष्ट्रपति कैसे करेगा, राष्ट्रपति शासन के राज्य में उद्घोषणा मंत्री परिषद की सलाह पर। तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है या नहीं है। तो राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करता है मंत्री परिषद की सलाह पर, तो ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब जब वो उसने उद्घोषणा करी है, तो फिर जो राष्ट्रपति शासन है वो किसी भी राज्य में 2 माह के लिए लगाया जाएगा। एक बार में कितने समय के लिए लगेगा, 2 माह के लिए लग जाएगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद से अप्रूवल मिल गया है, की सलाह से की एडवाइस से प्रेसिडेंट रूल जो है वो प्रोक्लेम हो चुका है किसी स्टेट में। अब क्या होगा, वो 2 महीने के लिए लगेगा, और 2 महीने बाद क्या होगा, या तो वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएगा। अगर दूसरी स्थिति ये है कि राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो विकट बनी हुई है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को और बढ़ाया जाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, 2 माह में संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा को साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी से अनुमोदन होने पर 6 माह के लिए बढ़ जाएगा। मतलब 2 माह के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में और बढ़ाना है तो 2 माह के अंदर उस उद्घोषणा का संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से अनुमोदन होना चाहिए, दोनों से पास होना चाहिए। कैसे पास होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो गया तो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, मतलब एक बार में सिर्फ 6 मंथ्स के लिए बढ़ेगा। तो वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर और देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड स्टेटमेंट। संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का साधारण बहुमत से अनुमोदन होने पर यह एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगी, तो नहीं, ये गलत हो गया है यहाँ पर। ये कितने समय के लिए बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगी 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स के लिए बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया है गलत। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है केवल एक। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसीजर के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, अब 6 महीने बाद क्या होगा? 6 महीने बाद वापस जो प्रेसिडेंट रूल है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और उसे और आगे एक्सटेंड करना है तो वापस वही प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। 6 माह में संसद के दोनों सदनों से उसे साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, वही वापस सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा इस उद्घोषणा का साधारण बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, फिर ये 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब हम आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जब प्रोसीजर पे बात कर ही रहे हैं तो। अब 1 वर्ष तक इस तरीके से बढ़ गया। अब 1 वर्ष से आगे जब बढ़ाना है तो क्या करना होगा? तो 1 वर्ष से आगे सिर्फ 2 ही कंडीशन में बढ़ाया जा सकता है। वो 2 कंडीशंस क्या हैं? एक तो पहले से ही नेशनल इमरजेंसी जो है वो चल रही है, मतलब पहले से ही नेशनल इमरजेंसी जो है वो चल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है अगर किसी राज्य में लगा है तो उसको और आगे 1 साल से भी ज़्यादा पीरियड के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन एक बार में तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही होगा, 6-6 महीने करके उसे फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर उस राज्य के लिए चुनाव आयोग जो है वो ये सिफारिश करता है कि राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, मतलब स्टेट की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराना फिजिबल नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस राज्य के अंदर 1 साल से भी ज़्यादा की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये 2 कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी भी कंडीशन के अंदर ये राष्ट्रपति शासन जो है एक राज्य में 3 वर्ष से अधिक नहीं लगाया जा सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं लगाया जा सकता है। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, अब अमेंडमेंट की बात आई है तो हम अमेंडमेंट भी देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट हुआ था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया था कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल से प्रेसिडेंट जो है वो एक ही बार में प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के लिए लगा सकते थे। अभी मैंने स्पेसिफाई करा है कि एक ही बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, 1 साल के लिए नहीं लगाया जा सकता है। 1 साल के लिए अब लगाना है तो 6 महीने 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसने वापस इस 1 साल को 6 मंथ्स में बदल दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है तथा राज्य की समस्त शक्तियां संघ को प्राप्त होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का संचालन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है या दोनों सही हैं। तो हम चलते हैं और इसका आंसर ढूंढते हैं। तो अब हम समझेंगे और पता लगाएंगे कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति शासन के प्रभाव इसके लिए हमको समझने पड़ेंगे। तो राष्ट्रपति शासन जब भी किसी राज्य में लगता है तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं हम देखते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की जो कार्यपालिका है वो भंग हो जाती है, स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव है वो डिसमिस हो जाती है। ठीक है, तथा राज्य की समस्त शक्तियां संघ को प्राप्त होती है। स्टेट की जो सारी पावर्स हैं वो किसको चली जाती है? यूनियन को चली जाती है, एग्जीक्यूटिव भंग हो जाती है। और क्या होता है? राज्य की जो विधानसभा है वो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है, या तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है वो सस्पेंड हो जाएगी या डिसमिस हो जाएगी। एग्जीक्यूटिव भी हट गई है यहाँ पर और लेजिस्लेटिव भी हट गई है। फिर तो जब दोनों ही नहीं है तो फिर राज्य का जो कार्य है उसका संचालन कैसे होगा? तो राज्य के कार्यों का संचालन जो है राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू राज्य के कार्यों का संचालन करेंगे। और जो राज्य उस समय जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो उस समय अगर राज्य विषय सूची पर कानून बनाना है किसी मैटर के ऊपर तो वो सारी शक्तियां भी किसको चली जाएगी? संसद को चली जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो अब हम इससे
पता चल गया है कि हमारा आंसर क्या है। तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य की कार्यपालिका को भंग कर दिया जाता है तथा राज्य की समस्त शक्तियां संघ को प्राप्त होती हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर दूसरा है राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका का संचालन करते हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 1 और 2 दोनों। अब हम चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहाँ पर है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों का प्रभाव राष्ट्रपति शासन के हटने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और दूसरा कथन यहाँ पर जो है वो है, राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, उनसे संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो अब देखते हैं, इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर आएंगे हम वापस क्वेश्चन पर। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा पहले तो कि जब विधानसभा जो है वो निलंबित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है। तब जब विधानसभा निलंबित होती है तो एक तो संसद के पास जो शक्तियां होती है राज्य के विषयों पे कानून बनाने की, संसद चाहे तो उन शक्तियों को राष्ट्रपति को दे सकती है। संसद अगर चाहे तो अपनी कानून बनाने की शक्तियां राष्ट्रपति को दे सकती है, ठीक है। तो ये जो पावर्स हैं ये राष्ट्रपति को चली जाती है। फिर और क्या होता है, जब संसद सत्र में नहीं होता है तो जो राज्य की जो संचित निधि है अगर उसको प्रयोग में लाना है तो उसको प्रयोग में लाने की जो परमिशन है, उसको जो सैंक्शन करने का काम है वो संसद करती है। पर संसद अगर सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाती है कि वो राज्य की जो संचित निधि है उसको सैंक्शन करे, उसके यूज़ को सैंक्शन करे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या होती है, जब राष्ट्रपति शासन के दौरान जो विधानसभा है वो निलंबित हो जाती है तो जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करते हैं। अब यहीं से हमको आंसर मिलेगा। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं वो अध्यादेश जो है क्या वो राष्ट्रपति शासन के अंत के साथ उस अध्यादेश का भी प्रभाव खत्म हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन के अंत के साथ उस अध्यादेश का प्रभाव खत्म नहीं होता है और वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद भी प्रभाव में बने रहते हैं। तो अब हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि स्टेटमेंट को। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो अध्यादेश है उसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन के हटने के साथ समाप्त हो जाता है। तो ये गलत हो गया है क्योंकि उसका प्रभाव राष्ट्रपति शासन हटने के साथ समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है उनके पास जो उच्च न्यायालय है उससे संबंधित शक्तियां जो है वो उनके पास नहीं ट्रांसफ़र होती हैं जब किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रपति को संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियाँ जो है वो प्राप्त नहीं होती है और ना ही वह उच्च न्यायालय से संबंधित जो प्रावधान है उनको निलंबित कर सकते हैं जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो। तो इसका क्या मतलब है कि उस राज्य में जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है वहाँ पर उच्च न्यायालय की जो स्थिति है वो वैसी ही रहेगी और उसकी शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी और वो यथाशक्ति में रहेगा। जबकि एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका जो है, विधायिका, लेजिस्लेटिव, ये भंग हो सकती हैं, ये सस्पेंड हो सकती हैं। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की संबंधित उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त नहीं है, उनसे संबंधित प्रावधानों को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सही है, ये जो ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो हम इसको करेक्ट मानेंगे। तो इसका आंसर हो गया केवल 2। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हमने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया और आई होप आप सब इसके नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको प्रिपेयर करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।